हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 99 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों। लिखा गया है, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। सही लिखा गया है। आप लोगों ने जैसा पढ़ा भी होगा, एक खरगोश और कछुआ की कहानी छोटी क्लासों में, कि खरगोश और कछुआ में एक बार क्या होती है, दौड़ होती है, जिसमें खरगोश खूब तेज़ी के साथ दौड़ता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो क्या देखता है कि कछुआ भी बहुत पीछे है। तो खरगोश सोचता है कि लो थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, तब तक कछुआ हमारे पास तक आ जाएगा। कछुआ ये देखता है खरगोश आराम कर रहा है, सो रहा है, और वो निरंतर धीरे धीरे चलता रहता है। जब खरगोश की आँख खुलती है तो वो देखता है कि कछुआ तो बॉर्डर को पार कर चुका था, जो बॉर्डर लाइन थी जहाँ से ये घोषित होना था कि कौन जीते कौन हारेगा, उस लाइन को वो छू चुका है। क्यों? क्योंकि खरगोश दौड़ा तो बहुत तेज। क्या हुआ? खरगोश ने दौड़ा तो बहुत तेज, लेकिन वो जाके एक पेड़ के नीचे क्या करने लगता है, आराम करने लगता है, क्योंकि उसको अपनी चाल पे घमंड होता है कि वो सोचता है हम फिर से दौड़ेंगे और पा जाएंगे। वहीं पर कछुआ जो धीमी चाल में चलता है लेकिन निरंतर चलता है, क्या करता है, निरंतर चलता है और अंततः वो अपनी मंजिल को पा जाता है। तो सही कहा गया, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर हम एक दिन पूरी रात पढ़ लें, पूरा दिन पढ़ लें और उसके बाद एक हफ्ता ना पढ़ें, तो हमारे उस पूरे दिन और रात के पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम बेशक पर डे 4 घंटा पढ़ें, हम रोज़ाना 4 घंटा पढ़ें, लेकिन वो 4 घंटे हमारे क्या होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए, रोज़ाना होने चाहिए। ये नहीं कि आज हम 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं और आगे के 2 दिन हम फिर किताब ही ना खोलें, तो उससे भी सफलता हमको नहीं मिलती है। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना। ये चीज़ जाने, सफलता का एक मार्ग है, एक ही उद्देश्य होता है और वो मार्ग होता है मेहनत का। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होते हैं, आप मेहनत के साथ लापरवाही करते हैं तो आप असफल होते हैं। ठीक दोस्तों, ये सभी छात्रों के लिए एक सूचना दी गई है। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि स्टडी 99 इसी नाम का एप्लीकेशन आ गया है, ये आ गया है। ठीक है ना दोस्तों, आ गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। सभी लोग ऐप से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। इस ऐप में आपको टेस्ट, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न व क्लासें दी जाएंगी। इसलिए जो भी छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस स्टडी 99 का जो लिंक है उससे ज़रूर जुड़िएगा। ठीक दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन पर आएंगे, आप हमारे ऐप पर आएंगे, आप उसमें देखेंगे कि हम आपको करंट अफेयर्स की क्लास दे रहे हैं, आपको टेक्स्ट रूपी क्वेश्चन दे रहे हैं, जीएस की क्लास से आपको देंगे, जो भी आपको तैयारी को और भी अच्छी तरीके से मजबूत करेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यूएनएससी कि आतंकवाद विरोधी जो बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों, तो वो होगी कि भारत में। कहाँ होगी? भारत में होगी। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो आपकी बैठक जो होगी कहाँ होगी? भारत में होगी। जल जीवन मिशन के तहत 100% 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का जो 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है आपको दोस्तों? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अगला जो है, किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो कौन सा है दोस्तों? बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन, मतलब जो रोहित शर्मा को मिलेगा वही मिताली राज को भी मिलेगा, जो विराट कोहली को वेतन मिलेगा वही दीप्ति शर्मा को भी मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो मतलब जो भारतीय हो या महिला हो या पुरुष हो, इनमें लिंग के आधार पर इनके वेतन में मतभेद नहीं किया जाएगा। ये किसने, इसे किसका कहना है? तो बीसीसीआई का। ठीक ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक ना, बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट कमेटी। ठीक दोस्तों, किस देश के रक्षा मंत्री एस कार्टर का निधन हुआ है? जो रक्षा मंत्री एस कार्टर का जो निधन हुआ है वो कौन से देश के रहने वाले थे दोस्तों? अमेरिका के। किस राज्य ने संपत्ति कर माफ करने के लिए समृद्धि योजना लॉन्च की? तो कौन सा दोस्तों? वो दिल्ली है। आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? संदीप बख्शी को। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ शुरू की गई? मिस्र में। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो भारतीय नौसेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात वाला, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माई गवर्नमेंट के सीईओ कौन बने दोस्तों? आकाश त्रिपाठी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की जो अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है दोस्तों? शेफाली जुनेजा बनी है। ठीक दोस्तों, तो आपने इन क्वेश्चनों को आप देखें। अब हम आगे देखते हैं। एलन मस्क जो हाल ही में ट्विटर क्या बने हैं, जो ट्विटर को खरीदा है, कौन खरीदे हैं? एलन मस्क ने। ठीक दोस्तों, एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के पद से किसे टर्मिनेट किया है? तो किसके किया है? पराग अग्रवाल को। एलन मस्क ने कहा है कि हम कुछ संशोधन करेंगे पदों में, कुछ लोग को हटाएंगे और कुछ लोगों को हम नए लाएंगे। उन्होंने कल का भी बयान था कि ट्विटर चिड़िया आज़ाद होगी। उनका कहना था कि चिड़िया आज़ाद होगी है एलन मस्क को, सॉरी पराग अग्रवाल को हटाने के बाद। ठीक है ना, तो एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के पद से किसे टर्मिनेट किया है? तो पराग अग्रवाल को। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो AK गोयल। किसको नियुक्त किया? AK गोयल को। ठीक दोस्तों, अगला नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों? युवराज सिंह। आप देख ही रहे हो T20 विश्व कप चल रहा है, जो भी कल इंडिया जो किससे हारी है? साउथ अफ्रीका से, जो इस T20 विश्व कप में इंडिया की पहली हार और पाकिस्तान की पहली जीत है, जिन्होंने नीदरलैंड को हराया है। ठीक ना, दुनिया के टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट में से किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया? दुनिया के टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल किया गया? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठ पूजा महापर्व कब मनाया गया दोस्तों? 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को क्या गया है? छठ पूजा मनाया गया है, जिसमें गुजरात में एक दुर्घटना भी घट गई है, जिसमें लगभग 90 लोग डेथ हो गए, क्योंकि वो एक केबल पुल था जो टूट गया था। ठीक दोस्तों, किस राज्य के सांसद ने मैं भी सुभाष हूँ अभियान लॉन्च किया? क्या अभियान लॉन्च किया है? मैं भी सुभाष हूँ अभियान लॉन्च किया। तो ये किस देश के सांसद, किस राज्य के सांसद हैं? ये तो कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। ठीक दोस्तों, लद्दाख के सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो संगीता वर्मा को। किसको? संगीता वर्मा को। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो RRR ने। इसके जो आपके हीरो थे, मतलब जो नायक थे, इसमें कौन कौन थे? आपका अजय देवगन जी थे, और जूनियर NTR थे, और रामचरण तेजा थे। ठीक है ना, इसको जो डायरेक्शन किया, जो निर्देशित किया, किसने किया था? SS राजमौली ने, जो बाहुबली जैसी मूवी बना चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो 28 अक्टूबर को। और 28 अक्टूबर को ही अभी एक चीज़ और हुआ था, क्या हुआ था? छठ पूजा मनाई गई है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बना? नीदरलैंड ने, जिसको नीदरलैंड की टीम को पाकिस्तान ने कल हराया है। ठीक दोस्तों, तो ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों? तो KP अश्विनी बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारत में अगली पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया दोस्तों? उड़ीसा से किया गया है। इसरो अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च करेगा दोस्तों? वर्ष 2023 में। भारत और किस देश की सेना के बीच टाइगर ट्रंक अभ्यास शुरू हुआ है दोस्तों? तो अमेरिका। ये अभ्यास याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास है, क्योंकि ये अभ्यास अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टाइगर ट्रंक अभ्यास किस इन देशों के सेनाओं के मध्य हुआ? तो हमें भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो निरंजन ओवल को। किसे मिला है? निरंजन ओवल को मिला है। ठीक दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया दोस्तों? तो ये कौन सा है? दिल्ली है। देखो, गाड़ी वाड़ी से संबंधित जो भी अभियान आते हैं वो अधिकतर दिल्ली में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में गाड़ी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो गाड़ी वाड़ी से संबंधित जो भी अभियान आएंगे, क्योंकि प्रदूषण कम करने के लिए आएंगे, तो ये अक्सर दिल्ली में ही आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शीतरंग तूफान ने किस देश में दस्तक दी? ये ध्यान रखिएगा कि शीतरंग तूफान ने किस देश में, सबसे पहले किस देश में दस्तक दी है? तो बांग्लादेश ने में दस्तक दी है। ठीक ना, अयोध्या में दिवाली के उपलक्ष्य में साल 2022 में कितने दिए जलाए गए? तो 15,76,000 दिए जलाए गए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। जो पिछली बार इसने शायद 12 लाख दिए जलाए थे, उसी को तोड़ करके इसने 15,76,000 दिए दीपक जलाने का एक रिकॉर्ड फिर से कायम किया है। किस देश ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला
संवैधानिक संशोधन बिल पारित किया दोस्तों? तो ये आपका श्रीलंका है, जिसमें अभी हाल ही फिलहाल में आप देख रहे थे कि आंतरिक अशांति का माहौल चल रहा था, सरकार वहाँ की गिर गई थी, वहाँ के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री घरों पर लोकल लोगों का कब्जा हो गया था, ठीक है ना। तो श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन बिल पारित किया है, ठीक है ना, क्योंकि वो दोबारा फिर से अपने आर्थिक इकोनॉमिकली या फिर आंतरिक अशांति के में नहीं पड़ना चाहता। अगला जो क्वेश्चन है, साल 2022 में लगभग कितने लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होने की आशंका है 2022 में? तो लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन की आशंका जताई जा रही है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चीन देश के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो शी जिनपिंग बने, ठीक ना। कौन बने हैं? शी जिनपिंग, जो हाल ही फिलहाल में अभी भी थे और 2 बार पहले भी रह चुके हैं। इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों? तो जियोर्जिया मेलोनी। कौन बनी है? जियोर्जिया मेलोनी। और हमारे देश में भी इटली की एक ऐसी ही महिला है, इटली की रहने वाली है, भारत में रहती हैं, जो काफ़ी ताकतवर हैं, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, सोनिया गांधी जी हैं, ठीक ना। हारून रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने दोस्तों? तो शिव नादर बने। कौन बने हैं? शिव नादर भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति बने हैं। अभी तक कौन थे? तो अजीज प्रेम जी थे, ठीक ना दोस्तों। अगला है, किस देश में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट शुरू किया गया दोस्तों? तो बांग्लादेश में। पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया दोस्तों? गुजरात केवड़िया में। कहाँ पे किया है? गुजरात केवड़िया में किया है, ठीक दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आईआईटी संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास ने। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो कौन बने? जय शाह, ठीक ना। सातवां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 23 अक्टूबर को मनाया गया। 7वां आयुर्वेद दिवस 2022 की जो थीम रखी गई थी, क्या रखी गई थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या थीम थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया दोस्तों? संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। कौन? केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार से लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किताब को बुकर पुरस्कार मिला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक दोस्तों। ठीक दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, अंग्रेजी में दिए गए उपन्यास, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही है। अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के लिए यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है, क्या है ये? बुकर पुरस्कार, ठीक है, जो है अगर देखा जाए तो सेहान, इनका नाम है सेहान करुणा तिलका, जो क्या है? श्रीलंकाई लेखक। कहाँ के हैं? श्रीलंकाई लेखक हैं। इनकी पुस्तक है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए पहला बुकर पुरस्कार इनको मिला था 1969 में। और इसकी जो पुरस्कार की जो राशि होती है वो 50,000 पाउंड होती है। कितनी होती है? 50,000 पाउंड, मतलब $56,700। दक्षिण अफ्रीका के डेमन गुलगुट को 2021 का बुकर पुरस्कार 2000, अगर पूछा जाए 2021 का बुकर पुरस्कार किसको मिला था दोस्तों? तो किसको मिला था? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे डेमन गुलगुट को, ठीक दोस्तों। तो मेन बुकर पुरस्कार 1969 में शुरू, 2013 तक राष्ट्रमंडल देशों व आयरलैंड जिम्बाब्वे के अंग्रेजी साहित्यकारों को, 2014 से विश्व के अंग्रेजी साहित्यकारों को, ठीक दोस्तों। ठीक, इसमें जो बताया अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार के बारे में बताया गया था, 2005 में शुरू हुआ, 2015 तक ये प्रति 2 वर्ष मनाया जाता था। उसके बाद 2015 के बाद से ये क्या हुआ? हर साल मनाना शुरू कर दिया गया, ठीक है, जिसकी जो राशि थी वो भी 50,000 पाउंड थी। वहीं पर मेन बुकर पुरस्कार जो था 1969 में शुरू हुआ, 2013 तक राष्ट्रमंडल देश, ठीक है ना, वह आयरलैंड जिम्बाब्वे के अंग्रेजी साहित्यकारों को 2014 से, मतलब 2013 तक सिर्फ इतने लोगों को ही मिलता था, लेकिन 2014 से विश्व के अंग्रेजी साहित्यकारों को भी मिलना शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो गीतांजलि श्रीदेवी को मिला। किस पुस्तक के लिए मिला? तो स्टाम्प ऑफ द सेट के लिए इनको मिला, ठीक ना। इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो है आपकी तिरोहित, अनुगूज, माई खाली जगह, बेलपत्र इत्यादि, ठीक दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, अगला डिफेंस एक्सपो 2022, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं डिफेंस एक्सपो 2022, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इसे ऑर्गेनाइज करती है। इसका जो आयोजन होगा दोस्तों कब होगा? 18 से 22 अक्टूबर को होगा। कहाँ पर होगा? गांधीनगर, गुजरात में। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि 2022 का डिफेंस एक्सपो कहाँ मनाया जाएगा, तो कहाँ मनाया जाएगा 2022 का डिफेंस एक्सपो? गांधीनगर, गुजरात में। डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय जो था पथ टू प्राइड। क्या है इसका विषय?
पथ टू पैड, हम बोल सकते हैं इसकी टैगलाइन है ये। कौन सा संस्करण है दोस्तों? ये तो 12वां संस्करण है। कौन इसको मनाएगा? इसको रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह के द्वारा चलेगा, ठीक है ना। ये इन्वेस्ट फॉर डिफेंस पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। इन्वेस्ट फॉर डिफेंस 2025 तक $5 अरब रक्षा निर्यात का लक्ष्य, मतलब रक्षा निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया है, मतलब हम जो निर्यात करेंगे रक्षा सामग्री वो कितना $5 अरब 2025 तक। 50 से अधिक स्टार्टअप अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। क्या होगा? 50 से अधिक स्टार्टअप अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। रसद समस्याओं के कारण डिफेंस एक्सपो 2022 रद्द कर दिया गया था, ठीक ना। 10 से 14 मार्च 2022 को प्रस्तावित था, मतलब ये जो पहला था 10 से 14 मार्च के बीच होना था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अब ये 18 से 22 अक्टूबर के बीच 2022 से गुजरात में मनाया गया, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 11वां जो डिफेंस एक्सपो था 5 से 9 फरवरी 2020, ये कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? लखनऊ में मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? लखनऊ में मनाया गया था। आपका कौन सा था ये? 11वां था, जो 5 से 9 फरवरी 2020 में मनाया गया था। इसकी जो थीम थी इंडिया द इमेजिंग, क्या थी? इंडिया द इमेजिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, इसकी क्या थी? टैगलाइन थी या थीम थी। 2014 तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही होता था, लेकिन 2014 के बाद से इसको अलग अलग शहरों में भी किया जाने लगा, ठीक दोस्तों। 2016 का जो था वो गोवा में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो 2016 का 9वां डिफेंस एक्सपो गोवा में, और 2018 का 10वां जो था वो कहाँ हुआ था? चेन्नई में। 16 मतलब कि 9वां, 10वां, 11वां लखनऊ, और आपका जो 12वां संस्करण है कहाँ पर हो रहा है? आपका गांधीनगर, गुजरात में, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसमें काफ़ी विवाद भी उठा है, काफ़ी बोला गया कि ये सही नहीं बनाया गया है, ठीक दोस्तों। आंकड़े जारी किए कौन कौन को वर्ल्ड वाइड, ठीक ना, और ठीक दोस्तों आंकड़े जारी किए किसने? कौन कौन वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ने, ठीक ना। इसमें जो 4 पैमाने रखे गए थे कौन कौन से हैं? अल्प पोषण, बाल बौनापन, मतलब अल्प पोषण को इसको मिल रहा है, बाल पौनापन मतलब बचपन में किसका बौनापन रहा है, बाल अपव्यय और बाल मृत्यु दर की, बाल मृत्यु दर कितनी कम ज़्यादा है, ठीक ना। तो इसमें ये 4 पैमाने रखे गए हैं। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना, ये लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर विवाद उठा है, और जहाँ पे अगर विवाद की संभावना बन जाती है वो क्वेश्चन अपने आप में क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक ना। तो इस पर ध्यान रखिएगा। इसके पैमाने कौन से हैं, कौन इसको जारी करता है, और भारत का स्थान कौन सा है, पहले दूसरे स्थान पर कौन है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक छात्रों। भारत की जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो इसकी रैंक है 2022 में कौन सी है? 107वीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 107वीं की रैंक है किसकी? भारत के कुल 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर है, ठीक है ना। भूखमरी में 29.1 के स्कोर के साथ भारत में भूख के स्तर को गंभीर स्थिति में रखा गया। क्या किया है? गंभीर स्थिति में रखा गया। मतलब सोचने वाली बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर दाल, चावल, गेहूँ, आटा अच्छी मात्रा में होता है, फिर भी भारत की जो भूखमरी की जो स्थिति है वो गंभीर स्थिति में रहना पड़ रहा है, तो सोचने वाली बात है। अगर हम बात करते हैं शीर्ष रैंक वाले 5 देश जो कम से कम रैंक में हैं, तो उसमें आपका बेलारूस है, बोस्निया है और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, एस्तोनिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया इत्यादि देश हैं, ठीक ना। आगे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक तो अगर हम लोग देखें कि भारत का जो रैंक था वो 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना था, तो वो 101वां था। क्या था? 101वें स्थान पर था। मतलब 2022 की स्थिति में 2021 में ठीक ठाक था। 2020 में कौन सा स्थान था इसका दोस्तों? 94वां स्थान था। मतलब कहीं ना कहीं हम भूखमरी की स्थिति में हमारा जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि 2020 में हम 94वें स्थान पर थे, 2021 हम 101वें स्थान पर गए, 2022 में कौन से स्थान चले गए? 107वें स्थान पे। भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान, यहीं से विवाद हुआ कि भारत को काफ़ी गंभीर स्थिति दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 99, बांग्लादेश को 84वां, नेपाल को 21वां, म्यांमार को 71वां, श्रीलंका को 64वां और अफगानिस्तान को 109वां स्थान दिया गया। मतलब अगर कहीं देखें तो भारत का कोई भी पड़ोसी मुल्क भारत से खराब स्थिति में नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में, जो रिपोर्ट जारी करती है। यही विवाद का मेन कारण था, ठीक दोस्तों, कि जहाँ पे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, एक अच्छी तरीके से डेवलप कर रही है, कृषि प्रधान देश है, उसकी स्थिति खराब है, उसकी श्रेणी आप गंभीर श्रेणी में उसको रख रहे हो, जबकि बाकी देशों की रैंकिंग जो है वो ठीक ठाक आप कर रहे हो, ठीक दोस्तों। तो इसी का जवाब भारत सरकार मांग रही थी,
और इसी को लेकर के सारा विवाद था। अगर शीर्ष रैंक वाले देशों को देखें जो कम से कम रैंक में है, 5 से कम रैंक मतलब जो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हैं, जहाँ पे भुखमरी नाम मात्र की, तो बेलारूस, रोशनिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, एस्तोनिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, तुर्की, उरुग्वे है, ठीक ना। आपका यूएई 18वें स्थान पर है, उज्बेकिस्तान 21वें, कजाकिस्तान 24वें, ट्यूनीशिया 26वें, ईरान 29वें और सऊदी अरब कौन से स्थान पर, 30वें स्थान पर है। ठीक दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखते हैं बेहद खतरनाक जो श्रेणी है, देश जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है, तो आपका बुरुंडू है, सोमालिया है, दक्षिण सूडान और सीरिया जो बेहद खतरनाक श्रेणी में रखे थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा, अगर भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट पर आपत्ति भी जताई है, जैसे कि हमने आपको बता दिया। ये देख लीजिए, 4 बार बच्चे कितने कम खाने को मिल बांट के खा रहे हैं, इसमें आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से बेचारी देख रही है दूसरे को जिसने खाना दिया है इसको। तो ये हालात अगर भारत में पाई जाती हैं कृषि प्रधान देश होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं भारत को आपत्ति उठाना भी चाहिए। और भारत को ये भी देखना चाहिए, अगर हम भले अगर हमारे 107वीं रैंक है तो हम उसमें भी सुधार करें। ठीक दोस्तों, कि सिर्फ आपत्ति उठाने से ही हमारा भला नहीं होना है। आगे देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका हाल ही में 15 अक्टूबर को क्या था, जन्मदिन मनाया गया। ठीक दोस्तों, तो इनका जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, 15 अक्टूबर को उनका जन्म होता है। वैमानिक इंजीनियर MIT मद्रास, इसरो व DRDO से रहे संबंध, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार 1992 से 99 तक थे। पोखरण सेकंड परीक्षण परमाणु 1998 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति भी थे, तो कब तक, 2002 से 2007 तक। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल SLV-3 के परियोजना के निदेशक थे ये। ठीक दोस्तों, अगर हम देखें इसके आगे, तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को विकसित इन्होंने किया है। ठीक दोस्तों, फाइबर ग्लास प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भूमिका इनकी काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में मिला और भारत रत्न 1997 में इनको मिला। भारत के मिसाइल मैन के नाम से इनको, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जाना जाता है इनको। ठीक दोस्तों, विंग्स ऑफ द फायर इंडिया 2022 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनिया, इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स अनलिस्टिंग द पावर इन इंडिया, इंडोमेबल स्पिरिट एनविजनिंग एंड द एम्पावर्ड नेशन, गाइडिंग सोल्स एंड थॉट्स, ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं। इनका जो निधन हुआ था दोस्तों, वो 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हो गया था। कब होता है इनका निधन, 27 जुलाई 2015 को शिलांग में। कहते हैं कि एक स्कूल में एक इवेंट्स में थे, कार्यक्रम में थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा और ये गिर गए। ठीक दोस्तों, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे ये। आगे हम लोग देखते हैं, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इसकी जो टैग लाइन है वो आपका ये है, वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। ठीक दोस्तों, अगर हम देखते हैं 2022 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो कैरोलिन आर बार्टोजी और मार्टिन मिल्डर को क्या मिला दोस्तों, इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। किसको किसको मिला, कैरोलिन और बार्टोजी, मार्टिन मिल्डर और के बेरिस शार्पलेस को, क्योंकि 3 लोगों को मिलता है। तो इन 3 लोगों को क्या मिला था, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे मोटे एग्जामों के लिए, जैसे SSC, PCS या लेखपाल पटवारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका है महान्यायवादी से संबंधित। अभी जो आपके रिसेंटली जो आपके न्यायवादी बने, कौन बने हैं, R वेंकट रमणी। ठीक ना, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है ये हैं। 15वें कौन थे, KK वेणुगोपाल थे। कौन थे, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक दोस्तों, देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन लोगों का चेहरा आप लोगों ने देख ही लिया, ये हैं आपके R वेंकट रमन और ये हैं आपका KK वेणुगोपाल। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं हम लोग। जो R वेंकट रमणी का जो जन्म हो 13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी में होता, तो KK वेणुगोपाल का 30 जून 2017 को जन्म हुआ और 30 सितंबर 2022 को उनकी डेथ होती है। ठीक ना, जन्म 6 सितंबर 1931 को, 30 जून 2017 से 30 जून 2017 से 30 सितंबर 2022 तक ये भारत के महान्यायवादी थे। इनका जो जन्म हुआ 6 सितंबर 1931 को केरल में हुआ था। कोटन कंटकोड वेणुगोपाल, 3 बार कार्य विस्तार हुआ इनका। वहीं पर अगर हम R वेंकट रमन का देखें तो 13 अप्रैल 1950 को पांडिचेरी, मतलब दोनों दक्षिण भारत के, इनका जन्म हुआ। बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु 1977 पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता 1997 में बने। विधि आयोग के सदस्य 2010 से 2013 तक थे। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल 1 अक्टूबर 2022 से
3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं, मतलब ये 3 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब 22-3-25 तक रहेंगे ये। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, मतलब अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत का राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, तो 76 के तहत करता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त या राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायाधीश, आप इसमें देख सकते हैं श्रृंखला है अभी तक के जो 15 कौन कौन से महान्यायाधीश बने हैं। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। अब दिख रहा होगा साफ आप लोगों को। जो पहले बने हैं 1950 से 63 के लिए, वो आप कहते हैं MC शीतलवाड़ा, फिर CK दफ्तरी, नीरेन डे, AB गुप्ते, LN सिन्हा, AK पराशरण, सोली साराबाजी, जी रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई, सोलो बसवराजी, मिलन के बनर्जी, गुलाम एस जीवन, मुकुल रोहतगी, KK बेड़ू गोपाल, ये क्या हुए अटॉर्नी जनरल बने, महान्यायवादी बने। ठीक दोस्तों, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। ये अब कूट है गंगा की सहायक नदियाँ। ट्रिक है आपका, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अगर पूछता है कि आपको गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो अगर आप इसको ट्रिक में लिखेंगे तो लिख सकते हैं यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि यशोदा को राम सा कंगन, मतलब यशोदा होगा आपका यमुना नदी, या से यमुना होता है ना, सा से सोन आपका हो गया। ठीक है ना दोस्तों, सा से सोन नदी, दा से दामोदर, को से कोसी, राम से रामगंगा, सा से शारदा, का से करनाली और गण से गंडक। तो ये क्या है आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए, ये तो भैया इतिहास ही रच दिए पूरा। IAS मतलब कि किसने दिया इसको, IAS पॉइंट ब्रेकिंग न्यूज है ये भाई। ऋषि सुनक ने रचा इतिहास, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के PM बने। मतलब जिस देश ने हमारे भारत के ऊपर कितने सालों तक राज किया दोस्तों, 1 दिन 2 दिन 1-2 महीना 1-2 साल नहीं, 200 सालों तक समथिंग राज किया। अब उसी देश पर कौन राज करेगा, हमारा भारत का बेटा। ठीक दोस्तों, कौन राज करेगा, भारतीय मूल का बेटा। तो ऋषि सुनक ने रचा इतिहास, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के PM बने। आप देख लीजिए कितनी अच्छी स्माइल है इनके चेहरे पे। ठीक दोस्तों, कितनी अच्छी स्माइल है, ये देखिए कितनी अच्छी स्माइल है इनके चेहरे पे, और होनी भी चाहिए। जिस देश को गुलाम बनाया था, आज उसी देश का लड़का जाकर के उस देश पे राज करेगा। उस देश, वो जो बोलेगा वो शासन होगा, जो कहेगा वो कानून होगा। ठीक दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए। UPSC एक लक्ष्य, ध्यान रखिएगा, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। तो हमने आज करंट अफेयर्स काफ़ी चर्चा किए, काफ़ी सारे एंगल से देखे। हमने किसी एक सब्जेक्ट को नहीं उठाया, बल्कि हर जगह से हमने उठाया, जहाँ जहाँ जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगा कि हम आपको बताएं। ये लोग, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इसे ध्यान रखिएगा। ये ऐप आ गया है जो Study 99 नाम से ही है, जिसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप लोग इस ऐप से एप्लीकेशन से ज़रूर जल्दी से जल्दी जुड़ें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें।